हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हम क्या टॉपिक पढ़ रहे थे? कायरल मॉलिक्यूल्स हैविंग एसिमेट्रिक सेंटर अदर देन कार्बन, जिसमें मैंने आपको नाइट्रोजन का एग्जांपल करवाया था, पिरामिडल इन्वर्जन के बारे में बताया था, किस तरीके से हम पिरामिडल इन्वर्जन को रोक सकते हैं इस बारे में बताया था, और भी एक दो चीजों का डिस्कशन किया था। ठीक है ना। आज हम वीडियो नंबर 2 में इससे आगे का सीखेंगे। ठीक है, उससे आगे का कंसेप्ट देखेंगे कि कैसे हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो, नाइट्रोजन का तो पूरा केस मैंने आपको कल कराया था कि नाइट्रोजन में क्या होती है, पिरामिडल इन्वर्जन होती है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लोन पेयर लूँ, यहाँ पे एच ले लूँ, यहाँ पे मिथाइल, ये इथाइल, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, मतलब कायरल होगा, और इसमें पिरामिडल इन्वर्जन हो सकती है। कैसे होगी? ये लोन पेयर यहाँ ऑपोजिट साइड, मैं लोन पेयर को नीचे लिखूंगा, लोन पेयर नीचे। ठीक है, ये H यहाँ पे, इथाइल यहाँ, और मिथाइल यहाँ ऊपर। ठीक है, इस तरीके से पिरामिडल इन्वर्जन हो सकती है। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल है। सॉल्यूशन में दोनों एग्जिस्ट करेंगे। सॉल्यूशन में जब दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा? रेसिमिक मिक्सचर। और मैंने आपको बताया था रेसिमिक मिक्सचर किस तरह का? रेसिमिक मिक्सचर नॉन रिजोल्वेबल, जिसको हम रिजोल्व ना कर पाए, ऐसा रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, आज हम बात करते हैं फास्फोरस की। देखो, फास्फोरस फास्फोरस भी नाइट्रोजन की तरह 3 बॉन्ड अगर बनाता है, देखो H, यहाँ पे एक लोन पेयर। अभी ये कैसा है? एक कायरल है, क्योंकि अगर मैं इन तीनों H को मैं ऐसे कह दूं, इसको मैं R1 मानता हूं, इसको मैं R2 मानता हूं, इसको मैं R3 मानता हूं, तो यहाँ पे क्या है? R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3, तीनों ग्रुप बराबर है, इसलिए ये एक आयरल है। लेकिन कोई ऐसा फास्फोरस का कंपाउंड ले लूं, मानो यहाँ पे H है, यहाँ पे आगे की साइड ले लिया मैंने इथाइल, यहाँ पे बैक साइड मैंने लिया मिथाइल। ठीक है, और अब अगर मैं देखूं तो ये कैसा होगा? ये कायरल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहाँ पे भी आप आरएस कर सकते हो। आरएस का बिल्कुल जिस तरीके से नाइट्रोजन में हमने सीखा था, उसी तरीके से यहाँ पे भी आरएस किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, नाइट्रोजन में जब ये R1, R2, R3 अलग थे चाहे सेम थे, पिरामिडल इन्वर्जन हो सकती थी, चाहे अलग हो चाहे सेम हो। लेकिन फास्फोरस में नो पिरामिडल इन्वर्जन। ये जो पिरामिडल इन्वर्जन होती है, ये बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो होती तो है। इसका पिरामिडल इन्वर्जन से कैसे बनेगा? ये फास्फोरस बिल्कुल नाइट्रोजन की तरह है, लोन पेयर नीचे हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ ऊपर की साइड इथाइल, और यहाँ पे एक मिथाइल। पिरामिडल इन्वर्जन होती तो है, लेकिन बहुत स्लो होती है, और इसलिए हम यहाँ मान के चलते हैं कि यहाँ पिरामिडल इन्वर्जन हुई ही नहीं। ठीक है, और पिरामिडल इन्वर्जन नहीं हुई तो अगर आपने फास्फोरस का कोई कंपाउंड लिया तो उसमें दो नहीं, सिर्फ एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, ये ए वाली। बी वाली एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि पिरामिडल, ऐसा कह रहा हूं मैं कि पिरामिडल इन्वर्जन इज स्लो, इज स्लो। किसमें? इन केस ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के केस में पिरामिडल इन्वर्जन स्लो है, तो हम पिरामिडल इन्वर्जन को कंसिडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, फास्फोरस में नहीं कंसिडर करना, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो, मैं फास्फोरस के और तरीके के कंपाउंड्स पे चलता हूँ। देखो, जैसे एक तरीके का मैंने एक कंपाउंड लिया फास्फोरस का, जिसमें फास्फोरस ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, और इसको मैं कायरल कह रहा हूँ। कायरल भी कह रहा हूँ, ऑप्टिकली एक्टिव भी कह रहा हूँ। एक ये R1, एक ये R2, एक ये R3। ठीक है, अच्छा, इसको रखते हैं हम फोस्फीन की कैटेगरी में। फोस्फीन क्या होता है? फोस्फीन होता है PH3। 3 हाइड्रोजन हटा के 3 ये R ग्रुप लगा दो। R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस इतनी सी कंडीशन है
कि ये R1 R2 के बराबर नहीं हो सकता और R3 के, ये आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो ये फॉस्फीन कैसा हो जाएगा, ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। ठीक है। और मैं दूसरी तरह के कंपाउंड्स के बारे में बात करूंगा, जैसे मानो फॉस्फोरस, यहाँ पे एक X ग्रुप है, यहाँ पे R1 है, ठीक है, यहाँ पे ये R2 है, ये सॉलिड बॉन्ड है वेज वाला, और ये R3 है। अच्छा, फॉस्फोरस ने 4 बॉन्ड कैसे बनाए होंगे, यहाँ पे इस फॉस्फोरस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया होगा। ठीक है, तो या फिर ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे X ना लिख के यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ R4 X P पॉजिटिव X नेगेटिव। मान लो इसने किसी अल्काइल हैलाइड पे अटैक किया, ठीक है, इसने किसी अल्काइल हैलाइड पे अटैक किया, तो ये आर फॉस्फोरस के लोन पेयर ने R4 पे अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर X पे, तो X नेगेटिव बाहर निकल गया, यहाँ पे फॉस्फोरस ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और इस तरीके से ये क्या बन गया, ये बन गया फोस्फोनियम हैलाइड, फोस्फोनियम हैलाइड बन गया। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक और कंपाउंड का डिस्कशन लेता हूं। देखो, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ले लेता हूँ R1, यहाँ पे ले लेता हूँ R2, और यहाँ पे ले लेता हूँ R3, ये फॉस्फीन ऑक्साइड आता है। या फिर इसको ऐसे लिख लूँ PO नेगेटिव, ठीक है, फॉस्फोरस पे पॉजिटिव लिखूंगा, R1 R2 को मैं सॉलिड पे दिखाऊंगा, ठीक है, और डॉटेड में R3। अगर इन चारों तरह के कंपाउंड आपको फॉस्फोरस के देखने को मिले और R1 R2 के इक्वल ना हो, R3 के इक्वल ना हो, R4 के इक्वल ना हो, मतलब ये चारों ग्रुप आपस में इक्वल नहीं है, तो ये सारे के सारे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। If R1, R2, R3 and R4 are not equal, then the all above compounds are optically active। इस चीज का ध्यान रखना। ये फॉस्फोरस के केस में ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन आती है, ठीक है। इस तरह हम फॉस्फोरस के कंपाउंड्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको वाल्टन इन्वर्जन के लिए मना किया, वाल्टन इन्वर्जन कहाँ नहीं हो सकती, इन तीनों में तो वाल्टन इन्वर्जन का कोई केस ही नहीं है, ठीक है। वाल्टन इन्वर्जन कब हम एज्यूम कर सकते हैं, फॉस्फोरस जब ट्राइवेलेंट है, क्योंकि जब नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट था तभी हम वाल्टन इन्वर्जन कंसिडर कर रहे थे, ठीक है। तो फॉस्फोरस जब ट्राइवेलेंट है तभी हम वाल्टन इन्वर्जन देख सकते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, ये जो वाल्टन इन्वर्जन या पिरामिडल इन्वर्जन होती है, ये स्लो होती है। और ये स्लो भी क्यों होती है, कोई अगर आपसे पूछ ले, क्योंकि पिरामिडल इन्वर्जन करवाने के लिए एक एनर्जी बैरियर होता है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो ध्यान से देखी है तो मैंने नाइट्रोजन के केस में वो एनर्जी बैरियर 24 किलो जूल पर मोल बताया था, ठीक है। वो 24 किलो जूल नाइट्रोजन के केस में पिरामिडल इन्वर्जन करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल है। लेकिन फॉस्फोरस में जो पिरामिडल इन्वर्जन के लिए एनर्जी चाहिए वो हाई है, वो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए फॉस्फोरस में इतना ज्यादा पिरामिडल इन्वर्जन नहीं होता। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ, देखना। मैं एक एग्जांपल, मैंने अभी कहा कि जैसे मान लो ये फॉस्फोरस है, यहाँ पे फॉस्फोरस का लोन पेयर, यहाँ मान लो मैंने लगाया H, यहाँ पे मान लो मैंने लगाया मिथाइल, और यहाँ पे मैंने लगाया फिनाइल। मैंने कहा था इसका मैं RS कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। इसका RS देखना कैसे करेंगे, जैसे मानो मैंने कहा कि देखो प्रायोरिटीज देंगे, सबसे पहले प्रायोरिटीज देंगे फॉस्फोरस को, कैसे मानो, देखो लोन पेयर को, और इस H को तो मान लो प्लेन पे, ये मिथाइल ग्रुप आगे है, ठीक है, और
ये फिनाइल ग्रुप कहाँ है, पीछे, ऐसे मानो। अब प्रायोरिटीज देखना, जब आप CIP के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दोगे तो इस फॉस्फोरस को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, इस मिथाइल को सेकंड, एटम को प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है, लोन पेयर को कम। तो हाइड्रोजन की प्रायोरिटी 3 और लोन पेयर की प्रायोरिटी 4। अब जरा अरेंज करना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। अब आपको करना है डबल इंटरचेंज। डबल इंटरचेंज कैसे करो, इस फोर्थ प्रायोरिटी को तो कर दो 1 से इंटरचेंज और 2 और 3 को आपस में कर दो। जब इंटरचेंज करोगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस के बाद मैं अगर प्रायोरिटी लिखूंगा तो देखो यहाँ पे आ गया 4 प्रायोरिटी, यहाँ आ गया 1 प्रायोरिटी, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 3। अब रोटेशन देखना भाई, रोटेशन कैसे देखोगे, देखो रोटेशन 1 से 2 3 कैसे हुई, एंटी क्लॉक रोटेशन हुई। कैसी रोटेशन, एंटी क्लॉक रोटेशन हुई। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है, डाउन है, तो ये क्या हो गया, ये S हो गया। इस तरीके से आप इसका RS निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोरस वालों में भी RS हो सकता है, बशर्ते फॉस्फोरस पे 4 अलग अलग ग्रुप आप कंसिडर करके चलोगे, ठीक है, 4 अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो R1, R2 और R3 तीनों अलग अलग है, सेम नहीं है, ठीक है। मैं इससे आगे चलता हूँ, ये था नाइट्रोजन फॉस्फोरस का एग्जांपल। अब मैं बात करता हूँ सल्फर की, इसकी बात करूंगा सल्फर की, ठीक है। जैसे सल्फर क्या होता है, सल्फर डाइवेलेंट भी होता है, ठीक है। डाइवेलेंट सल्फर, जैसे एग्जांपल लिया मैंने H2S, H2S की जगह मैं ऐसे लिख लेता हूँ RSR। जब ये डाइवेलेंट है तो इसके ऊपर कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। और ये कैसा होता है, एक आयरल होता है। जब ये डाइवेलेंट होता है तो एक आयरल होता है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे मानता हूं, देखो ये R ग्रुप, ये सल्फर और इस R ग्रुप को मैं एक ही लाइन में मानता हूं। देखना एक बार, जैसे ऐसे मानो ये X एक्सिस, ये Y और ये Z। तो मानो मैंने सल्फर यहां लिया, एक R ग्रुप कहां लिया, Z एक्सिस का लॉन्ग, और दूसरा R ग्रुप कहां लिया, यहाँ। देखो इस तरीके से। अब चाहे R1, ये दोनों R ग्रुप, जिसको मैं एक को R1 कह दूं, एक को मैं R2 कह दूं, दोनों R ग्रुप बेशक सेम हो चाहे अलग हो, एक लोन पेयर सल्फर का इधर है और एक लोन पेयर सल्फर का इधर है, ठीक है। ये राइट में, ये लेफ्ट में, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और ये कहाँ है, ये बैक साइड है जेड एक्सिस का लंब, और ये कहाँ है, फ्रंट साइड है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां से पास होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री इस R1 सल्फर और R2 से पास होगी, यहां से, यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगी, जो इन सभी को बाइसेक्ट करती है और इस लोन पेयर को और इस लोन पेयर को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए मैंने कहा इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये कैसा है, एक आयरल है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज देखना, जैसे मैं इसको ऐसे मान लूं, जैसे इसका एग्जांपल लिया CH3SCH3, कोई पूछ ले कायरल है, एक आयरल है, तो कैसा है ये, ए कायरल है। अब मैं इसी में ही सेकंड एग्जांपल पे चलता हूं, देखना, जैसे मैंने लिया RSR डबल बॉन्ड O, सल्फर टेट्रावेलेंट ले लिया जिसने 4 बॉन्ड बना रखा है। किस तरह कंसिडर करोगे इसको, देखो RSR, अगर इस वाले को देखना है, इसको आप ऐसे देख लो, RSR, एक लोन पेयर पीछे, एक लोन पेयर आगे, और प्लेन कहां से पास हुआ था, प्लेन जो ये स्क्रीन है ना, यही वाला प्लेन है, ये लोन पेयर आगे है, आगे है, फ्रंट में है, ठीक है। ये लोन पेयर कहां है, बैक में है, और स्क्रीन वाला प्लेन कौन सा है, जो इस सल्फर और इस बॉन्ड से पास हो रहा है, ऐसे, ऐसे पास हो रहा है, ऐसे पास हो रहा है, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी देखो, जैसे मान लो डबल बॉन्ड हो मैंने पीछे माना, और ये लोन पेयर कहाँ माना मैंने, आगे माना। अब ये भी कैसा है,
ये भी एक आयरन है। क्यों? इसमें भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है इस ऑक्सीजन सल्फर और इस लोन पेयर में से, इस ऑक्सीजन सल्फर और लोन पेयर में से। कहाँ से? यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहां से। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री जो इस आर और इस आर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस तरीके के एग्जाम्पल प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले बनेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ऐसा लूंगा सल्फर का जो कायरल बन जाए। तो देखो यहाँ पे मैं R1 लेता हूँ, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे R2, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, और ये आगे की साइड लोन पे। अब ये कायरल हो गया। अब ये कैसा हो गया? अब ये कायरल हो गया सल्फर का। और ये कायरल क्यों हो गया? क्योंकि क्योंकि ये देखो चार ग्रुप अलग अलग हो गए। एक R1 है मान लो, जिसको मैंने CH3 माना। एक R2 है मान लो, जिसको मैंने C2H5 माना। एक ऑक्सीजन है और चौथा क्या है? लोन पेयर है। चारों अलग अलग हो गए ना। इस कंपाउंड को अगर देखोगे इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। दो प्लेन डिस्कशन हो सकते हैं यहाँ पे, एक चीज ध्यान रखना, दो प्लेन डिस्कशन हो सकते हैं। जैसे मैं इसकी तरह बनाऊं अगर इसको, तो सल्फर डबल बॉन्ड हो, ये R1 ऐसे पीछे आ रहा है, ये R2 ऐसे आगे आ रहा है, और ये लोन पेयर यहाँ है। तो दो प्लेन है यहाँ पे। दो प्लेन कहाँ कहाँ कह रहा हूँ? एक प्लेन तो यहां से पास हो रहा है, एक प्लेन तो यहां से पास हो रहा है। ठीक है, जो एक प्लेन यहां से पास हो रहा है, क्या इसको प्लेन कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ लोन पेयर है, यहाँ डबल बॉन्ड हुआ है, आपस में रिफ्लेक्ट नहीं हुए। तो प्लेन कहाँ कहाँ से कंसीडर कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से आपको प्लेन पास करके देखना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक प्लेन कहाँ से पास किया? यहाँ से पास किया। और दूसरा प्लेन कहाँ से पास कर रहे हो? दूसरा प्लेन यहाँ से पास कर, यहाँ से ऐसे। ये दो प्लेन है, इस चीज का ध्यान रखना। ये दो प्लेन है, इस तरीके से हमें काम करना है, इनका डिस्कशन करना है। तो ये था बच्चों ऐसे कंपाउंड्स के बारे में जो कायरल हो सकते हैं लेकिन जिनमें कार्बन सेंटर ना हो, जिनमें कार्बन सेंटर ना हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मैं सल्फर की तरह सेलेनियम का एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, सेलेनियम में भी किस तरह के मॉलिक्यूल कायरल बनेंगे? जिसमें एक साइड R1 जुड़ा है, एक साइड R2 है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड है, और एक सेलेनियम पे क्या है? लोन पेयर है। इस तरीके के सेलेनियम के मॉलिक्यूल्स क्या बन सकते हैं? कायरल बन सकते हैं। या फिर मैं ऐसे कहूं, सेलेनियम ट्राइवेलेंट दिखा दूं, R1 R2 R3, सेलेनियम पे पॉजिटिव चार्ज और एक लोन पेयर। इस तरीके का मॉलिक्यूल जिसमें आपको चार अलग अलग ग्रुप क्लियरली देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपको जिस सेंटर को आप कायरल सेंटर कह रहे हो, किसको कह रहे हो? सेलेनियम को कह रहे हो ना। चार अलग अलग ग्रुप। यहाँ डबल बॉन्ड से मतलब नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखना। कहीं कहोगे सर सेलेनियम के हाइब्रिडाइजेशन sp2 मान लो क्योंकि डबल बॉन्ड बना रहा है, ऐसा मत करना। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पहले ही कहा था कि वहां पे एसिमेट्रिक, यहाँ इन केसेस में नाइट्रोजन फास्फोरस वाले इन केसेस में एसिमेट्रिक सेंटर की डेफिनेशन चार अलग बॉन्ड से आएगी, ना कि चार अलग, ना कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन या sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब कार्बन सेंटर था तो हम क्या कह रहे थे एसिमेट्रिक सेंटर की डेफिनेशन? कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद 4 डिफरेंट बॉन्ड। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड अब 4 डिफरेंट बॉन्ड वाली बात कहोगे, एक चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे चार अलग अलग कैसे कह रहा हूं मैं कि एक R1 है, R1 मानो मिथाइल है, एक R2 है, R2 मानो इथाइल है, एक ऑक्सीजन हो गया तीसरा, और चौथा लोन पेयर हो गया। इस तरीके से चार अलग अलग ग्रुप मान के चल रहे हो आप, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है ना। और किस तरीके का सेलेनियम का कंपाउंड बन सकता है? देखो सेलेनियम O नेगेटिव पॉजिटिव, एक लोन पेयर, यहाँ पे R1 R2, इन सभी को मैं क्या कह रहा हूं? इन सभी को मैं कायरल कह रहा हूं, कायरल कह रहा हूं। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना, इन सभी को मैं कायरल कह रहा हूं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे देखो मैं बोरोन का कोई कंपाउंड ले लूं, मान लो बोरोन दो तरीके की स्टेट में मिल सकता है, एक ट्राइवेलेंट में
और एक टेट्रावेलेंट में। बोरोन जब भी ट्राइवेलेंट होता है ना तो ये प्लेनर होता है, लेकिन जब भी ये टेट्रावेलेंट होता है ना तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो कंसीडर की जाती है वो टेट्राहेड्रल की जाती है। टेट्राहेड्रल बोरोन का एग्जांपल जैसे बोरोन, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया OR, यहाँ पे लगा दिया बोरोन पे नेगेटिव, यहाँ पे लगाया R1, ठीक है, यहाँ पे मान लो मैंने लगाया R2, यहाँ पे लगाया R3, ये बोरोन टेट्रावेलेंट हो गया। ये कायरल भी है, ये कायरल भी है, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है। कौन सा? ये टेट्रावेलेंट वाला कायरल भी है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है, RS भी किया जा सकता है इस पे। इस चीज का ध्यान रखना। मैं जहां जहां पे भी R1 R2 R3 लिख रहा हूं वो R1 R2 R3 अलग अलग है, इस चीज का भी ध्यान रखना। तो ये था बच्चों उन मॉलिक्यूल्स के बारे में जिनमें कार्बन सेंटर नहीं है फिर भी वो कायरलिटी शो करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बाकी कब पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।